तो चलिए प्राचीन भारत के सबसे महान साम्राज्य के उरूज और उसके अचानक पतन की एक बेहद रोमांचक यात्रा पर निकलने का वक्त आ गया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक महाकाव्य जैसे कथानक में गहराई से उतरेंगे और हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य का वो सुनहरा दौर कैसा था और उसके सबसे मशहूर शासक सम्राट अशोक का जीवन आखिर किन अनजान और हैरानत अंगेज रास्तों से गुजरा। अब जरा इस पैराडॉक्स को इमेजिन कीजिए, एक बेहद निर्मम और तानाशाह राजकुमार अचानक से इतिहास का सबसे दयालु सम्राट कैसे बन सकता है। ये एक ऐसी पहेली है जो किसी का भी दिमाग घुमा सकती है। ये कहानी सिर्फ सत्ता की लड़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक इंसान के अंतर्मन में उठने वाले उस ऐसी तूफान की कहानी है जिसने पूरे के पूरे विशाल साम्राज्य का नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस कहानी का बैकग्राउंड सेट करने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य, इसकी नींव रखी थी चंद्रगुप्त ने। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी बिंदुसार ने इसका और भी ज्यादा विस्तार किया और उसके बाद आता है क्लाइमैक्स, यानी बिंदुसार के पुत्र अशोका का दौर। अशोका ही वो शासक थे जिन्होंने इस साम्राज्य को इसके सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया। अशोका जिस साम्राज्य में पैदा हुए, अगर आप उसका स्केल देखें तो वो कम्प्लीटली माइंड बॉगलिंग था। बिंदुसार एक ऐसे कुशल शासक थे जिन्होंने लगभग पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर अपना कंट्रोल जमा लिया था। और सिर्फ देश में ही नहीं, पश्चिमी शासकों के साथ भी उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस बेहद मजबूत थे। दरअसल उनके शाही दरबार में कई विदेशी राजदूत मौजूद रहते थे। एक बहुत ही इंटरनेशनली कनेक्टेड एम्पायर था ये। लेकिन बाहर से शांत और आलीशान दिखने वाले उस महल के अंदर की सच्चाई थोड़ी डार्क थी। सत्ता का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा था। बिंदुसार के फेवरेट बेटे थे सुशीम, जो सबसे बड़े थे और सिंहासन के डायरेक्ट हेयर थे। और दूसरी तरफ थे अशोका, एक यंगर सन। पावर हंग्री तो थे, पर थ्रोन पर उनका दावा काफी कमजोर था। सत्ता का ये फ्रिक्शन एक आने वाले बहुत बड़े तूफान का संकेत था। और ये टकराव तब फटा जब टैक्सिला में एक विद्रोह हुआ। सुशीम उसको दबा नहीं पाए। तब बिंदुसार ने भेजा सिर्फ 18 साल के अशोका को, और अशोका ने बेहद रूथलेस तरीके से इस विद्रोह को कुचल दिया। इसके बाद उन्हें टैक्सिला और फिर उज्जैन का गवर्नर बनाया गया। लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आया जब बिंदुसार की मृत्यु हुई। अशोका ने सीधे सिंहासन पर कब्जा किया और गद्दी पर बैठते ही अपने बड़े भाई सुशीम और उसके 500 वफादार अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। एकदम कोल्ड और कैलकुलेटेड मूव। इस हत्याकांड के बाद उनके बाकी भाइयों को भी रास्ते से हटा दिया गया। अशोका ने खुद को एक एब्सोल्यूट तानाशाह और निर्मम शासक के रूप में स्थापित कर लिया। इतिहास में इन्हें चंडाशोका यानी क्रूअल अशोका का टाइटल दिया गया। हिस्टोरियंस बताते हैं कि उनका रूल इतना मर्सिलेस था कि विरोधियों को टॉर्चर करने के लिए उन्होंने एक स्पेशल प्रिजन यानी खास जेल तक बनवाई थी। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, कलिंगा का युद्ध। एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जिसने बिल्कुल सब कुछ बदल दिया। कलिंगा के युद्ध के मैदान का वो मंजर जरा इमेजिन कीजिए। लाखों की तादाद में लाशें और अनगिनत आजाद लोगों का जबरन विस्थापन, यानी उन्हें उनके घरों से उजाड़ दिया गया। जब एक सम्राट ऐसे लेवल की तबाही और मौत का नंगा नाच अपनी आंखों से देखता है ना, तो वो अंदर तक झंझोड़ कर रह जाता है। इस प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल शिफ्ट का सबसे क्लियर सबूत हमें मिलता है अशोका के 13th एडिक्ट से। उसमें उन्होंने खुद लिखवाया कि किसी भी आजाद देश को जीतने पर होने वाली मौत और लोगों का विस्थापन एक अच्छे राजा के लिए अत्यंत दुखदायी है। ये शब्द कोई आम शब्द नहीं है, ये उस डीप पेन और पछतावे का सबूत है जिसने उस क्रूर चंदाशोका की पूरी मानसिकता को परमानेंटली बदल दिया था। कलिंगा के बाद इम्पैक्ट ये हुआ कि एम्पायर की स्टेट पॉलिसी पूरी तरह से 180 डिग्रीज घूम गई। अशोका ने फिजिकल ऑक्यूपेशन यानी युद्ध और तबाही से इलाके जीतने का आइडिया हमेशा के लिए ड्रॉप कर दिया। उसकी जगह उन्होंने अपनाई कल्चरल कॉन्क्वेस्ट की नीति, यानी अब विजय धार्मिक ज्ञान और लोगों की भलाई के जरिए की जाएगी। ये एक बिल्कुल नए शांति भरे युग का आरंभ था। तो अब ये कल्चरल कॉन्क्वेस्ट एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कैसे हुआ? इसके लिए साम्राज्य भर में कई नए निर्माण हुए। बड़े बड़े स्तूपा बनवाए गए, मोनेस्ट्री स्थापित की गईं और सबसे आइकॉनिक वो विशाल स्तंभ खड़े किए गए जिन पर धार्मिक संदेश उकेले गए थे। ये सभी चीजें बेसिकली अशोका के नए पीसफुल विचारों को जनता तक पहुंचाने का एक बहुत ही ताकतवर मैकेनिज्म बन गई। वक्त गुजरता गया और साल 236 BC में अशोका की एक शांतिपूर्ण मृत्यु हुई।
लेकिन यहाँ एक फैक्ट है जो बिल्कुल सरप्राइजिंग है। मशहूर ग्रंथ अशोकावदान में लिखा है कि अपनी मौत से ठीक पहले अशोका ने अपना सब कुछ दान कर दिया था, लिटरली एवरीथिंग। एक राजा जिसका सफर इतने आलीशान और निर्मम तरीके से शुरू हुआ था, वो अपने आखिरी वक्त में एक सन्यासी की स्थिति में आ चुका था। लेकिन जब एक महान और स्ट्रॉन्ग लीडर जाता है तो पीछे एक बहुत बड़ा सक्सेशन क्राइसिस छोड़ जाता है। उनके बड़े बेटे महेंद्र दुनिया भर में बुद्धिज्म का प्रचार करने निकल गए। दूसरे बेटे कुणाल के बारे में हिस्टोरियंस कहते हैं कि वो दृष्टिहीन थे, इसलिए गद्दी पर नहीं बैठ सकते थे। नतीजा, अशोका के पोते दशरथ को मजबूरन सिंहासन संभालना पड़ा और यहीं से मौर्य साम्राज्य की पकड़ ढीली पड़ने लगी। महज 50 साल, ये नंबर ना अपने आप में इस पूरी कहानी का सार है। अशोका की मृत्यु के बाद इतना जाइगेंटिक, इतना पावरफुल मौर्य साम्राज्य सिर्फ और सिर्फ 50 सालों के अंदर ताश के पत्तों की तरह बिखर कर रह गया। इट्स क्रेजी टू इवन थिंक अबाउट इट। और इस पतन का जो फाइनल सीन था ना, वो और भी ज्यादा ट्रैजिक और शॉकिंग था। साल था 18 BC। अंतिम मौर्य राजा थे बृहद्रथ। उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंगा ने सेना के निरीक्षण के वक्त सरेआम उनकी हत्या कर दी। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? ना तो सेना की किसी टुकड़ी ने और ना ही आम जनता ने उफ तक की। कोई विरोध नहीं। ये इस बात का क्लियर इंडिकेटर था कि आखिरी मौर्य शासक अपनी जनता और सेना दोनों का भरोसा पूरी तरह खो चुके थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास कभी रुकता नहीं है। मौर्य साम्राज्य जब गिरा तो एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ और उसी स्पेस को भरने के लिए सब कॉन्टिनेंट में नई ताकतें उभर कर आईं, जैसे कि शुंगा साम्राज्य, इंडो ग्रीक साम्राज्य और सातवाहना साम्राज्य। एक नए चैप्टर की शुरुआत हो चुकी थी। तो इस पूरी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आकर एक बहुत ही डीप सवाल खड़ा होता है। क्या इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य इसलिए गिर गया क्योंकि एक लंबे पीसफुल दौर की वजह से उसकी सैन्य धार, उसकी मिलिट्री एज खत्म हो गई थी, या फिर गिरने की वजह सिर्फ एक के बाद एक आने वाले कमजोर उत्तराधिकारी थे? ये एक ऐसी विचार उत्तेजक पहेली है जो हमें विशाल साम्राज्यों की फ्रेजिलिटी और शांति की असल कीमत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।